देखिए सीटेट की परीक्षा जो है नज़दीक आते जा रही है और कहीं न कहीं हमारे दिल की जो धड़कनें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, दिल की धड़कनों का बढ़ना इसका संकेत ये मिलता है कि आप पढ़ते हैं, यानी कि आप रिवीज़न करते हैं, आप समझते हैं अपने आप को कि हमें परीक्षा क्वालीफ़ाई करना चाहिए। जब हमारे मन में हमारे ही प्रति संदेह होने लगे या हमें ऐसा लगे कि इस बार कैसा होगा और कैसा नहीं होगा, जब हमारे अंदर डर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं हम पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं हम रिवीज़न कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारा सिलेक्शन इस साल हो जाना चाहिए। क्योंकि जब हम मेहनत ज़्यादा करते हैं तो हमें फल की थोड़ी सी चिंता होती है। बिल्कुल, आपको ही नहीं सभी को होती है। कभी मैं भी जब तैयारी करता रहता हूँ और मेरी भी जब परीक्षा होती है तो कहीं न कहीं मैं भी इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ और कहीं न कहीं मेरे भी मन में ऐसी बातें आती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल हमारे साथ आपको बिल्कुल लगातार लगे रहना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना। और जिस तरह से मैं प्रश्नों को सॉल्व करता हूँ उसी ट्रिक से आप भी चाहें कि आपका भी प्रश्न सॉल्व हो। आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन करते रहिए। हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि सीटेट को कैसे पास करना चाहिए, उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। एक बार अगर आप उसको देख लेती हैं तो कहीं न कहीं आपके जो मन में तनाव है या जो मानसिक रूप से आप तनाव महसूस कर रहे हैं वो कहीं न कहीं कम हो सकता है और सीटेट पास करने की आपको ट्रिक भी पता चल जाएगी। जैसे कि बात करते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, इसी के साथ आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमारी टीम ने आपके लिए कोटेशन शेयर किया हुआ है। आइए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह की बातें और कैसा संदेश देना चाह रही है हमारी टीम आपको। कहा गया है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये खुद से मैंने वादा किया है। आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के पहले प्रश्न के साथ। थोड़ा से समय तो ज़्यादा हुआ नहीं है, वैसे तो ठीक है समय। आइए प्रारंभ करते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? पहला ऑप्शन यहाँ पर ये कहता है दोस्तों कि विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना होनी चाहिए और अनम्य पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर होना चाहिए। विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार उचित आवास उन्हें मिलना चाहिए, रीजनेबल नीड्स उन्हें मिलना चाहिए। एकोमोडेशन के बारे में बात करते हैं और शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, यानी कि पेडागोजीज होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। अब तो हमें समावेशी शिक्षा के बारे में है, यानी कि देखिए अब यहाँ आप बिल्कुल डर गए होंगे। आपको लग रहा होगा कि कैसे मैं सोचूं कि सही ऑप्शन निकल जाए। देखिए जैसे आपको थोड़ा से पता होना चाहिए समावेशी शिक्षा के बारे में, ज़्यादा नहीं 2-4 पॉइंट पता होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का मतलब ये हो जाता है कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, वो चाहे कोई अंतिम व्यक्ति हो, चाहे पिछड़ा हो या जैसा भी हो, हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अब हमें हमारे मन में जो 2-4 पॉइंट है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा में क्या विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना की गई होंगी? नहीं। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बिल्कुल हटाया गया है, क्योंकि समावेशी शिक्षा इस बात को कभी भी समर्थन नहीं देता है। अब बात ये कर लेते हैं अनम्य पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर। अब आप इसकी हिंदी आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो आपको इसकी हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो आप तो जानते हैं कि इंग्लिश आपको देख लेना चाहिए, हमने बताया हुआ है। तो इनफ्लेक्सिबल मतलब कि लचीला पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। देखिए फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, लचीला होता है, और इनफ्लेक्सिबल मतलब लचीला नहीं बल्कि कठोर होना चाहिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या इनफ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। रिजिड स्कूल कैलेंडर ऐसा होना चाहिए जो मतलब एक तरीके से कठोर से कठोर स्कूल कैलेंडर होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? समावेशी शिक्षा में ऐसी बातें शोभा देंगी? बिल्कुल नहीं, ऐसी बातें कहीं नहीं शोभा देंगी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमें सी को ध्यान देना चाहिए या डी को ध्यान देना चाहिए। देखिए जैसे कि हमें डी को ज़्यादा तुरंत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सी वाला हमें थोड़ा से सही लग भी रहा है, लेकिन हमें डी को ज़्यादा ध्यान देकर हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को निकाल सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर है उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं सख्त यानी कि स्ट्रिक्ट टीचर होना चाहिए। क्या ऐसी बातें होंगी? अगर टीचर स्ट्रिक्ट होगा तो फिर आप मान के चलिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं पूरा हो पाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, डी गलत हो जाता है। तो जब डी गलत हो गया तो कहीं ना कहीं सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारे लिए बिल्कुल रिलेवेंट है, यानी कि सही हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। ठीक है,
कहीं समय तो मैं ज़्यादा आपको नहीं ले रहा हूँ। देखिए समझाना पड़ता है, जब तक यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हमें समझाना पड़ता है सभी के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के ताल संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति या किसी व्यक्ति की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के हाथ से आँख के संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को भी प्रभावित कर देता है या कर देती है? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। जैसे कि बात करते हैं डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया और डिस्फेसिया, भाषा वैकल्य, और डिस्प्रैक्सिया यानी कि गति समन्वय वैफल्य। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दे सकते हैं। अगर आप देखें तो इसका जवाब कैसे आपको देना चाहिए, जैसे कि आप पहले प्रश्न के बारे में देखिए तो डिसकैलकुलिया, तो भाई इससे कोई रिलेशन है नहीं, क्योंकि जिसको गणित से संबंधित कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए बात की जा रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दूसरा वाला ऑप्शन लगा होगा, किसी व्यक्ति के हाथ से आँख और हाथ का संतुलन और शारीरिक निपुण क्षमता को प्रभावित। लेकिन आप देखिए कि अगर यहाँ पढ़ने से रिलेटेड है तो फिर शारीरिक रूप से तो ऐसी कोई बातें हैं नहीं। भाषा वैकल्य की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा से भाषा को भी आपको लगा होगा, लेकिन व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल का संतुलन की बात की जा रही है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है, तो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड ये भी नहीं है। आप गति समन्वय के बारे में बात करते हैं, वैफल्य के बारे में बात करते हैं, तो गति समन्वय मतलब ये है कि जो हमारे हाथ है और आँख है और इन शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो हमें इसमें कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती हैं दोस्तों। तो गति समन्वय वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही बातें हैं जो हमने आपको बताया कि व्यक्ति को गति, समन्वय, निर्णय, स्मृति, कुछ अन्य संज्ञानात्मक कौशल की समस्या होती है, और डिस्प्रेसिया शरीर की प्रतिरक्षा और तंत्रिका संबंधी की भी प्रभावित करती है। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें आ जाती हैं। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी मत किया करें। कई बार क्या होता है, आपको लगता है सर को जल्दी आंसर बता देना चाहिए। आंसर जल्दी बता देने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप हमारे साथ थोड़ा से अपना समय को स्पेंड करते हैं और थोड़ा से अपने एकाग्रता को बढ़ाते हैं तो क्वेश्चन आपके सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्लास के बाद आपको वीडियो मिल जाएगी कि सीटेट को कैसे पास करना चाहिए, उसके वैज्ञानिक तरीके भी हमने बताया हुआ है। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? यहाँ पर कहा जा रहा है कि जनजातीय समुदाय के जो विद्यार्थी होते हैं उनको सफल समावेश के लिए हम चाहते हैं कि उनमें भी इंक्लूसिव की बात की जाए, ठीक है। तो उनके लिए शिक्षक को कैसे बचना चाहिए, मतलब एक टीचर को कहाँ से अपने आप को बचाव रखना चाहिए और किससे बचना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि उन्हें कैसे बचना चाहिए, ना कि उन्हें कैसे समर्थन करना चाहिए, ये बातें नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा से पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उनको कैसे, मतलब एक टीचर को कैसे बचना चाहिए, क्वेश्चन ये है, ना कि समर्थन करने की बात की गई है, ना कि ये कहा गया है कि उन्हें इस तरह पढ़ाना चाहिए। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना चाहिए। दूसरी बात करते हैं पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को भी शामिल करना चाहिए। चौथा ऑप्शन कहता है कि टीचिंग कॉन्सेप्ट टोटली इररिलेवेंट टू देयर लिव्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे ही इररिलेवेंट बोला, यहाँ पर आपको थोड़ा से सोच लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपका जो जवाब है वो मिल जाएगा। आपका जो जवाब चाह रहे हैं, जिस तरह के आंसर आप चाह रहे हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए उन प्रत्यय को पढ़ना चाहिए जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इररिलेवेंट की बात की जा रही है, हर जगह रिलेवेंट की बात की गई है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो चौथा हो जाता है दोस्तों, सही हो जाता है। आप देखिए कि ये सारी चीज़ें उनके समर्थन में हैं, लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके विरोध में ये बातें हैं कि उनको पढ़ना चाहिए जो उनको पढ़ना जो उनके जीवन के लिए क्या हो, पूरी तरह से अप्रासंगिक हो, इररिलेवेंट हो। क्या इससे क्या मतलब निकलेगा, आप सोचिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी इस तरह से सही हो जाता है। देखिए जैसे मैं सोच रहा हूँ उसी तरह से यदि आप स्वयं सोचेंगे तो आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आइए बात करते हैं इसी के साथ आज के अगले प्रश्नों के बारे में, ठीक है। प्रश्न क्या है, विकासात्मक परिवर्तन। अब एक प्रश्न आपका गलत तो नहीं होना चाहिए, फिर भी यदि आप गलत करते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, इसका मतलब आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर बात यह है कि विकासात्मक परिवर्तन, डेवलपमेंट चेंजेस की बात की जा रही है। सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। सभी संस्कृतियों के जो बच्चे
होती हैं उनमें सार्वभौमिक गति से विकास होते हैं, कहने का मतलब ये है। और मध्यकाल तक बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ गति से मतलब विकास होता है और फिर रुक जाते हैं। फिर हमेशा एक रैखिक दिशा में विकास होता है, एक आयामी होता है विकास, अनडायमेंशनल होता है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि वंशानुगत कारक और पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया होती है। अगर आप चाहें तो मेरी बात को थोड़ा से ध्यान देकर आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर कैसे पहले प्रश्न ऑप्शन को हमें हटाना चाहिए। सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं, ऐसा कोई बातें नहीं है। सभी संस्कृतियों के बच्चे ऐसा नहीं है। देखिए, हमने बताया हुआ है कि कहीं ना कहीं विकास सबका एक समान एक क्रम में तो होता है, लेकिन एक जैसा नहीं होता है। ठीक है भाई, आप सोचिए एक बार, हम सभी में कहीं ना कहीं अंतर है। आज मैं हूँ, आप हैं, कहीं ना कहीं हमारे आप में अंतर है। ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट अलग है, हमारा खान पीन अलग है, आपका खान पान अलग है, हम आपका भी एनवायरनमेंट अलग है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आप देखिए एक बार, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाता है वो गलत हो जाता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर कहा गया मध्यकाल में बहुत तेज़ी से आप विकास होता है फिर रुक जाता है, ऐसा कहाँ, विकास रुकता तो है ही नहीं। हमने आपको बताया ऑप्शन नंबर 2 आप गलत काट दीजिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निगेटिव देखिए, निगेटिव एक क्वेश्चन कितना अच्छे से दे दिया गया कि हमेशा एक रैखिक तरीके से होता है विकास, ऐसा कहाँ भाई, हमने रैखिक तरीके से कभी नहीं बताया है। विकास जो होता है वर्तुलाकार होता है, ना कि रैखिक होता है। एक लीनियर मैनर में कभी भी विकास नहीं होगा। एक दिशा एक गति में सोचिए विकास चलेगा, ठीक है, तो फिर तो एक व्यक्ति हो गया, विकास कहाँ हुआ। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। इसलिए अगर देखा जाए, सॉरी सी भी गलत हो गया और डी ऑप्शन को हमें क्या कर देना चाहिए, टिक कर देना चाहिए। बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब देने का प्रयास किया, जो कि वे सही भी हैं। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न को आप थोड़ा से सॉल्व करते चलिए। हमारे साथ अगर आप लगातार जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बड़ा ही फ्री फील महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर आप दबाव को थोड़ा से लीजिए, थोड़ा से आप समझिए कि ये जो टेस्ट हो रहा है आपके बिल्कुल एग्ज़ाम से रिलेटेड ही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि भैया स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अब जवाब देने में आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और जवाब देने में आपको गलत नहीं करना चाहिए। अब रनिंग ड्राइविंग की बात की जा रही है और निचोड़ना, चलने, पकड़ना, चढ़ने और आड़ी तिरछी रेखाएं बनाने वाली तेज, आप समझ सकते हैं हमने आपको मोटर लर्निंग पढ़ाया हुआ है, तो थोड़ा से अगर आप मोटर लर्निंग जो है यानी मोटर स्किल है जो वो अगर आप ध्यान देते हैं तो हमने आपको बताया है कि जब बच्चा अपने आप से कुछ करता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है वो मोटर स्किल्स में आती हैं। तो आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, ताली बजाना, पकड़ने चढ़ने, इन सब चीज़ों का कहीं कोई महत्व नहीं दिख रहा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर जो पहला होता है वो बिल्कुल सही होता है। कुछ छात्रों ने जवाब दिया भी है, बिल्कुल इसी तरह से जवाब आप देते रहिए, ठीक है, आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाता है। यहाँ पर स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण माना जाता है, जबकि चित्र बनने में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। यहाँ स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवृत्त होने का कार्य पर बल दिया जाता है। स्थूल की जानकारी जो होती है इंद्रिय जनित अनुभवों से होती है, जबकि सूक्ष्म बातों की जानकारी व्यक्ति की स्थूल बातों के विश्लेषण के फलस्वरूप होती है। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। थोड़ा से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा अच्छे से। इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? सोचिए, आपको हमने मध्य बाल्यावस्था बताया हुआ है, सारी चीज़ें हमने बताया हुआ है, थोड़ा से समझिए और आंसर दीजिएगा। एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल करना शुरू किया हुआ है, एक बच्ची जो अमूर्त विचारों को आसानी से पालन कर सकती है, और सी ऑप्शन कहता है कि एक बच्ची जो है सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती है, और डी ऑप्शन कहता है कि एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण भी कर पाती है। जवाब दीजिए कि मध्य बाल्यावस्था में किस तरह के बच्चे की एक्टिविटी हो सकती है। बहुत सारे छात्र इसका जवाब देने के लिए सोच रहे हैं कि मैं कैसे जवाब दूं। सोचिए, मध्यकाल की जो अवस्था होगी वो कौन से कहाँ से कहाँ तक होगी। एक बार आप अपने दिमाग को लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। एक बच्ची अभी सामाजिक संदर्भों में नकल करना शुरू किया है, तो मध्यकाल में उतना ज़्यादा अभी मध्य बाल्यावस्था में अगर देखा जाए तो उतने ज़्यादा बातें यहाँ पर शामिल नहीं होती हैं। अमूर्त विचारों वाला अगर कोई सोचा है तो फिर वो गलत सोच लिया है, क्योंकि बच्चा इतना भी बड़ा नहीं हो गया है कि बिना किसी चीज़ को देखे वो इतना थॉट बना सके।
और एक बच्ची सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, क्यों नहीं हो सकती, ये तो सोचिए एक बार, क्यों नहीं इंक्लूड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक तरीके से सी भी गलत हो जाता है। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण भी कर पाती है। बिल्कुल आपसे प्रश्न पूछ सकती है कि भाई आप हमें बता दीजिए शेर, कुत्ता, भालू है तो क्यों है, ठीक है, उनके काम क्या होते हैं, या पेड़ में जीवन है तो किस प्रकार का जीवन है, वे चलते क्यों नहीं, इस तरह के प्रश्न अगर वो करना चाहे तो कर सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होता है दोस्तों वो सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्य और जीवन के मापदंडों को जानते हैं। आर कारण कहता है कि परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्य और जीवन के मापदंडों को भी समझते हैं। परिवार और बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीय अभिकारक है। जवाब दीजिएगा। ठीक है, बड़ा ही प्यारा जवाब है, बड़ा ही प्यारा जवाब है। ऑप्शन में क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, फिर कह रहा है कि भाई ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है एक तरीके से सही व्याख्या ए की नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन कहता है ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों ही गलत हो सकते हैं। ऐसा फिर अगर देखा जाए क्या ऐसी बातें हैं एक तरीके से कि परिवार जो है बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक हो सकता है। एक बार अगर आप सोचें, देखिए प्राथमिक परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक माना जाता है, अभिकारक माना जाता है, ना कि एक तरीके से क्या है द्वितीयक अभिकारक माना जाता है। जब प्राथमिक माना जाता है तो ऑप्शन नंबर जो कारण है वो गलत है, यानी कि कथन सही होना चाहिए, ए सही है। तो जहाँ पर भी हमें ये मिल जाता है कि ए सही है और आर गलत है, वहाँ हमें क्या कर देना चाहिए, टिक कर देना चाहिए। यहाँ पर तो पहले बात में ऐसा कहा नहीं गया है। दूसरी वाले में क्या कहा गया है कि ए और आर दोनों सही हैं, फिर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता तो फिर ये भी बातें गलत हो गई। सी में क्या कहा जा रहा है, ए सही है लेकिन आर गलत है। बिल्कुल ए सही है, क्योंकि परिवार से क्या होता है बच्चा सीखता है, और लेकिन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आर गलत हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जब सी सही हो गया तो डी के बारे में हमें जानने की कोई आवश्यकता है नहीं, फिर हमारी दिलचस्पी भी नहीं होती है। आइए बात करती हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न जितने भी हैं बड़े ही अच्छे प्रश्न हैं, जवाब दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों से अच्छा कौन जवाब दे सकता है। ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, अब आपको थोड़ा समझ में तो आता ही होगा। अगर आपको समझ में आने लगा है तो एक बार कमेंट करिए कि हाँ सर अब मुझे समझ में आता है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म कौन सा युग्म सही मिलान है। शैशवावस्था में बच्चा शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। सही युग्म बताना है आपको, ध्यान रखिएगा, यानी कि सही जोड़ा क्या इसके साथ इसका संबंध बन पा रहा है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में निगमात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। और फिर अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न कहता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत करता है और कल्पनात्मक खेल करना शुरू कर देता है। जवाब जल्दी से दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है। आप सोचिए एक बार, अगर बच्चा शैशवावस्था में है और शैशवावस्था 0 से 6 या 5 वर्ष की बात की जाती है, 0 से 6 और 5 वर्ष का बच्चा कितना तर्क करेगा। ठीक है, कहाँ तर्क करेगा, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाता है दोस्तों गलत हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अगर देखा जाए तो बच्चों में निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। यार तार्किक कहाँ होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, आप सोचिए एक बार कि कहाँ ऐसी बातें हो पाएंगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या होता है, बी होता है, वो भी गलत हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण कर लेता है। बिल्कुल, अगर कोई बच्चा है जब वो किसी चीज़ को देखकर वो समझ जाता है तो इसका मतलब वो क्लासिफिकेशन कर सकता है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मान लेते हैं हम उसे बच्चे को दे देते हैं 10-12 गेंद दे देते हैं तो वो क्लासिफिकेशन कर लेगा, अलग अलग कलर को अलग कर सकता है क्योंकि वो समझने लगा है। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखा जाए तो बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण जैसे चीज़ों को कर पाएगा, यानी कि अपने बॉल को संभाल कर रख सकता है।
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत या कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। कहाँ भाई अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है, ऐसी बातें करता है वो मूर्त अवस्था में ही करने लगता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अनुकरण वगैरह करता है। तो फिर भैया यहाँ पर क्या बातें आप सोच रहे हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होता है वो सही हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामीकरण और संगठन, समावेशन और समायोजन। जवाब जल्दी से दीजिएगा। पियाजे साहब किस बात को ज़्यादा यहाँ पर कह रहे हैं? पियाजे कहते हैं कि जब स्वयं के पर्यावरण के बीच और संतुलन की खोज को हम मतलब बना लेते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो जवाब चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी कई बार क्या होता है कि हमें सिखाता है कि कैसे प्रश्न को हमें सॉल्व करना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर हम चौथे ऑप्शन से चलते हैं जो आप सोच रहे हैं, एकोमोडेशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ आवास के बारे में बात की जा रही है। समायोजन मतलब आवास, तो यहाँ पर ये बातें कहीं ना कहीं हमारे लिए निगेटिव हो जाती हैं दोस्तों। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो समावेशन नहीं होगा, संगठन करना भी नहीं होगा, और यहाँ पर क्या हो जाता है सामीकरण यानी कि इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारे लिए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों वो सही हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि हमें पियाजे की बातें को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। देखिए अब आप सोच रहे थे ना कि पहले कि हमें पियाजे के सिद्धांत आते हैं, हमें वायगोत्स्की के सिद्धांत आते हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं आती हैं। और क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि क्या होता है कि आपको लगता है हमें आती हैं और इसलिए आप रिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, रिवीजन थोड़ा सा करिए। आप लोगों को लगता है, देखिए एक आईएएस जब कोई बनता है आप देखते हैं तो उस किताब को कितनी बार पढ़ता है। ठीक है, मैं आईएएस भले नहीं अभी बना हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपनी किताब को कितनी बार पढ़ा हूँ, मुझे काफ़ी चीज़ें याद रहती हैं हमेशा। ठीक है, मैं अपने लक्ष्मीकांत सर जो हैं उनकी किताब पॉलिटी की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, मैंने कितनी बार पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि मुझे कम आता है। ठीक है, तो जब तक आप 2 से 4 बार आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, 2-4 बार नहीं पढ़ते हैं, तब तक ये कमी कहीं ना कहीं बनी रहेगी। आप एक जो वीडियो मैंने शेयर किया है वैज्ञानिक तरीका वाली, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपकी सोच बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी सोच कहीं ना कहीं बदलेगी विषय के प्रति और रिवीजन के प्रति। वायगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों के बारे में सही प्रकार क्या चीज़ें दर्शाती हैं? वायगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। वायगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों को एक कोरा कागज़ के रूप में हम देखते हैं। और फिर कहा गया, वायगोत्स्की ने कहा कि प्रस्तावित या बच्चे वयस्क की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, और वायगोत्स्की ने बच्चे की क्षमताओं को बहुत कम आंका हुआ है। वैसे जवाब आपको देना चाहिए, जवाब अच्छा हो सकता है, थोड़ा से सोचने की आवश्यकता है, ज़्यादा कुछ नहीं। वायगोत्स्की ने किसके बारे में सही प्रकार बताया हुआ है? वायगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों की बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल होती हैं जो किसी की सहायता से वे कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन होता है बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें हैं। जब पहला हमने बता ही दिया है तो फिर यहाँ पर चलिए मैं बता देता हूँ गलत क्यों हो रहा है। यहाँ पर वायगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज़ के रूप में देखते हैं। वायगोत्स्की साहब ऐसे कभी नहीं देखे हैं, और वायगोत्स्की प्रस्तावित किए हैं कि बच्चे वयस्क की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। ऐसी भी उन्होंने कोई उतना ज़्यादा बातें नहीं कही हैं। एक बार अगर आप देखते हैं थोड़ा से वायगोत्स्की की कहानी, आज आपको देख लेना चाहिए, एक बार पढ़ना चाहिए। चलिए यहाँ पर थोड़ा से हम देखते हैं कि हम मतलब कि क्या कहा गया है। ठीक है, वायगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिसमें वे कार्य को कर सकते हैं, उस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी न किसी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, और इसलिए उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को भी स्वीकार किया। अब आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि क्या वायगोत्स्की महोदय जो हैं उन्होंने क्या किया है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को स्वीकार किया है या नहीं? तो बिल्कुल स्वीकार किया है। ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक कारकों में जैसे समाज आता है, परिवार, विद्यालय, मित्र मंडली, ये सारी चीज़ें के कहीं ना कहीं भाषा का प्रभाव पड़ता है, और इसलिए इनके सिद्धांत में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार आपको पता चला होगा कि वायगोत्स्की जी के जो मतलब एक तरीके से कहते हैं उनके जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ है।
इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक स्थिति के माध्यम से होता है। बालक अंतः सामाजिक क्रिया के द्वारा ही ज्ञान अर्जन करता है और बालक समवयस्क के परस्पर अंतः क्रिया करना भी सीखता है समवयस्कों के साथ। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बातें समझ में आपको आ गई हैं। जवाब दीजिएगा अगले प्रश्न के बारे में। और आज जो क्लास होगी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है, बस हम कम ही क्लास को करेंगे और फिर देखेंगे कल। एक शिक्षिका किस रचना का इस्तेमाल करती है जब वह बच्ची की जिग्सा पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे किस ओर संकेत करते हैं? स्वतंत्र खोज और स्कॉप फोल्डिंग बताया हूँ, और उद्दीपन और अनुसरण, ये सारा चीज़ें हमने आपको बताया हुआ है। थोड़ा से बताइएगा, इसको सोचकर बताइएगा। जवाब आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। इसका जवाब दीजिए। एक शिक्षिका किस रचना का इस्तेमाल करती है और जब वह एक बच्ची की जिग्सा पहेली बनाने में मदद करती है? आप याद करिए, हमने आपको बताया है कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है, बच्चों की सहायता करता है, तो बच्चे उस काम को करते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप सोचिए एक बार, थोड़ा सा अंग्रेजी शब्द को अगर आप यूज करें तो आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। देखिए, अगर आप देखते हैं इंडिपेंडेंट डिस्कवरी नहीं भाई, स्कॉप होल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्कुल सही है। कंडीशनल ऐसे मॉडलिंग की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सपोर्ट की बात की जा रही है। और स्कॉप होल्डिंग का मतलब क्या हो जाता है? सपोर्ट करना हो जाता है, ठीक है, हमने बताया ही है। चलिए, आज के जो प्रश्न है थोड़ा से अब कठिन होगा, तो मुझे लगता है कठिन प्रश्न से हमें रोक देना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को। और आप लोग सोच रहे होंगे सर बंद करते करते क्या करते हैं, एक दो प्रश्न सॉल्व करवा ही देते हैं। क्या किया जाए, मन नहीं मानता है जब तक पूरी तरीके से अच्छे से क्लास ना दे दिया जाए। एक बच्चा जो है बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है। एक बाल केंद्रित कक्षा जो है व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संचरित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। सोचिएगा, क्या ऐसी बातें हो सकती हैं? सोचिए एक बार। फिर कहा गया है कि बच्चा हमेशा अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छी बातें कही गई हैं, बड़े दिल की छू लेने वाली बात है। और ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, पहले ऑप्शन में है। ए और आर दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत हो सकता है, और ऑप्शन है डी में ए और आर दोनों गलत हो सकते हैं। जवाब जल्दी से दीजिएगा, कुछ छात्र इसके जवाब के बारे में सोच रहे हैं कि हम कैसे जवाब दें। ठीक है, एक बार जवाब दीजिए। तो अगर आप चाहें तो मैंने आपसे क्या कहा था, दिल को छू लेने वाली बात, तो अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, तो बड़े ही आसान से। बाल केंद्रित शिक्षा जो है व्यक्तिवादी होती है, कठोर, ठीक है, व्यक्तिवादी तो होती है लेकिन एक कठोर संचरित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा ने कहा है कि आपका जो सिलेबस होना चाहिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। सोचिए यहाँ पर, अगर मैं आपको तानाशाह दिखता और तानाशाह की तरह से काम करता तो क्या आप सीखते? या आप टीचर आप टीचर होते तो आप क्या इस तरह के ऐसे व्यवहार करते तो बच्चे सीखते? कभी ना सीखते। और जब बच्चे कभी सीखेंगे ही नहीं आपसे, तो फिर ऑप्शन नंबर जो डी होता है वो गलत हो जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो समय है वो हो जा रहा है। और कल से मैं प्रयास करूँगा थोड़ा से बड़ी क्लास और करने का। और यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों, या मेरे समझाने के तरीके अच्छे लगे हों, या आपको लग रहा हो कि मैंने सही पढ़ाया हुआ है, तो एक बार कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। आज बड़ा ही सरलता से मैंने आपको पढ़ाया हुआ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।